वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रेट एनालिसिस टॉपिक पे। ये टॉपिक हमारा अंडर आता है सब्जेक्ट क्वांटिटी एस्टिमेशन के। सो इन द एसपीपीयू यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। सो ये कम्स अंडर टू यूएसएनएसडब्ल्यू 2 19 पैटर्न। ओके, this is my profile and script. These are my basic outline of the this presentations, starting from the what is the syllabus of the SPPU, and I covered in this whole presentation. Then after that, some sample question those are asked in the SPPU papers. Then after that, the rate analysis introduction, then their purposes, factor, importance, essential, then a little bit of SOR, then standard costing and task out, then some example जो कि rate analysis से हैं उनको हम देखेंगे, then end with the references। तो सिलेबस जो है वो हमारा कुछ ये है। एसपीपीओ के अकॉर्डिंग रेट एनालिसिस का इंट्रोडक्शन, देन एनालिसिस, फैक्टर, रेट ऑफ एन आइटम, इंपॉर्टेंस, एसेंशियल, स्टडिंग एंड वर्किंग आउट ऑफ रेट एनालिसिस लाइक एग्जांपल। तो सेम सेम मैंने ये लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि हमारे एसपीपीयू के पेपर्स में पूछे गए हैं। वेरियस फैक्टर्स, देन दिस न्यूमेरिकल जो कि इस मटेरियल और लेबर रेट्स के साथ आता है, तो ये हमारा हर बार लगभग हर पेपर में पूछा गया है। देन रेट एनालिसिस क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्टर्स क्या है, रेट एनालिसिस के फैक्टर क्या है, उसका एनालिसिस क्या है। अगेन सेम चीज, तो ये जो क्वेश्चन है काफी रिपीटेटिव है यही थ्योरेटिकल में। देन अगेन दिस वन इज द न्यूमेरिकल। तो दिस इज द वन न्यूमेरिकल, दिस इज द टू न्यूमेरिकल। तो ये लगातार 3 to 4 ईयर के जो है प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, दिस वन इज अनदर। ओके, ओके। सो रेट एनालिसिस क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे दो बुक की डेफिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे कोट की है। तो जो फर्स्ट है कि किसी भी आइटम का, है ना, एक पर्टिकुलर आइटम का एक रेट जो होता है, इट्स कॉल्ड रेट एनालिसिस। अब उस आइटम के रेट के पीछे बहुत सारे फैक्टर और बहुत सारे स्टडी को हम मतलब स्टडी की जाती है, उसका केयरफुली किया जाता है, और फिर जो रेट डिसाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ दैट आइटम, एंड द एनालिसिस इज कॉल्ड द रेट एनालिसिस। ओके, so this is a very small and crisp definition of the rate analysis। बट अगर हम एक डिटेल की बात करें, तो किसी रेट का पर यूनिट जो है पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क का, वो क्या होगा। अब ये डिपेंड किस पे करता है, फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल, कि उसमें जो लगने वाले क्वांटिटीज है, जो इंग्रेडिएंट्स है, उनकी क्या कॉस्ट है। देन उसमें लगने वाला लेबर की क्या कॉस्ट है। देन उसमें लगने वाले अदर मिसलेनियस जो खर्चे होंगे, उनकी क्या कॉस्ट है। ठीक है, तो इन सब का जो एनालिसिस होगा, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ एनालिसिस। अब इसमें एक रीजनेबल प्रॉफिट, जो कि अगर हम कंस्ट्रक्शन के टर्म में बात करें कि 10% जो है कॉन्ट्रैक्टर का, तो वो इंक्लूडेड होना, है ना, दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस ऑफ रेट। ओके, अब इसमें एक और भी पॉइंट है कि अगर हम कोई मटेरियल या कोई चीज बहुत दूर से ला रहे हैं, देन उसकी कॉस्ट भी उसमें ऐड होना, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द, उसके अलावा कोई उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन ले आ रहे हैं, उनका टैक्सेस ऐड होना। तो ये सब चीज की जो एनालिसिस है, दैट कम्स अंडर रेट एनालिसिस। ओके, देन इसमें हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो मटेरियल्स लगने वाले हैं, लेबर्स है, मैं इन टर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उनका जो रेट है वो वेरी बहुत करता है, चार्जेस प्लेस टू प्लेस, और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन और डिफरेंट प्लेसेस पे जो है जियोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं। ओके, सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ द रेट एनालिसिस। अब क्या पर्पजेस हैं, तो देयर आर मेनली टू पर्पस। फर्स्टली डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ द आइटम, एक कॉस्ट डिफाइन करना एक पर यूनिट किसी आइटम की, एंड देन दूसरा एग्जामिन करना उस आइटम का इकोनॉमिक प्रोसेस है, इकोनॉमिक यूज ऑफ द मटेरियल जो कि उस पर इन्वॉल्व हुआ है उस आइटम को बनाने में। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि पूछा गया है, तो फर्स्टली जो फैक्टर को है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड किया है। द फर्स्ट वन इज द मेजर, सेकंड वन इज द माइनर। तो जो मेजर फैक्टर है उसमें पहला हमारा आता है मटेरियल, एंड द सेकंड वन इज द लेबर। तो इसका जो दूसरा पार्ट है माइनर, उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो अगर हम मटेरियल की बात करें, तो अब मटेरियल में एक एग्जांपल बोलता हूँ, मतलब अ, जैसे कि अब हमें कोई एक मटेरियल लेना है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वो हमको चाहिए। अब जैसे कोई एक ब्रिक है, वो किसी लाइक लोकेशन वाइज अगर हम बात करें, तो वो हमको अगर कहीं हमारा प्रोजेक्ट या साइट नियर टू
किसी किन के पास है या कोई थोड़ी दूर पे ही है, तो वो जो मटेरियल कॉस्ट है हमको कम पड़ेगी। ओके, वो मटेरियल्स हमको जो है साइज मतलब सॉरी वो मटेरियल का जो हमको साइज है मतलब जो अमाउंट है वो हमको कम पड़ेगा। ठीक है। तो एक तरीके का क्या है कि उस मटेरियल की पर्टिकुलर प्राइस की एनालिसिस जो है कि उसमें क्या क्या मटेरियल इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं, दैट एनालिसिस कम्स अंडर द मटेरियल सेक्शंस। ओके, कि उस मटेरियल का कितना क्वांटिटी लगने वाला है और उनका क्या प्राइस होगा, वो चीजें जो है हमारी इस मटेरियल के एनालिसिस में अंडर लगने वाला है। इसमें हमारा वेस्ट कितना वेस्ट होने वाला है, क्या परसेंट, वो सब भी हमारा इसके अंदर इंक्लूड होता है। ओके, देन द सेकंड वन इज द लेबर। तो लेबर की जब हम बात करते हैं तो इन कंस्ट्रक्शन टर्म, तो लेबर में भी एक कैटेगरी है कि ये नहीं कि सारे दे आर द कॉमन ऑल वन इन वन सेक्शन की लेबर। तो लेबर में जो भी एक कैटेगरी है कि लाइक कोई मेसन है, कोई पुलिस है, कोई मतलब कोई बिस्टिस है, तो इन सब के जो चार्जेस हैं इन सब के वर्क के अकॉर्डिंग, तो वो जब हम उसमें ऐड करते हैं उसकी रेट एनालिसिस में, दैट कंप्लीट सेक्शन इज कम टू अंडर लेबर चार्जेस। ओके, और ये जो चार्जेस हैं वो हमारे वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, प्लस प्लेस टू प्लेस, प्लस टाइम टू टाइम, समय के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे नॉर्म्स में ये ऑलरेडी मेंशंस भी हैं कि कितना स्टैंडर्ड वेजेस होने चाहिए, तो ये एक अलग पार्ट है। तो द फर्स्ट वन इज द मेजर फैक्टर जिसमें हमारा मटेरियल का रेट, और सेकंड वन इज द लेबर रेट जो हमारा आएगा। ओके, सेकंड वन इज द माइनर फैक्टर। अब माइनर फैक्टर क्या होते हैं, जिसमें हमारे स्पेशल इक्विपमेंट, प्लेस ऑफ वर्क, ओके, नेचर ऑफ वर्क। तो हम एक देखते हैं स्पेशल इक्विपमेंट, जैसे कि किसी कोई हमारा कस्टमाइज प्रोडक्ट है तो उसको बनाने के लिए कोई एक स्पेशल इक्विपमेंट या कुछ ऐसा यूज हुआ है, तो हमें उसके चार्जेस जो लगते हैं तो दैट्स कम्स अंडर माइनर फैक्टर। ओके, देन इसके बाद प्लेस ऑफ वर्क। ओके, तो इसमें लाइक किसी भी आइटम के रेट जो है वो इफेक्ट करते हैं, डिपेंड कैसे कि अंडर कुछ सम कंडीशन के, लाइक साइट कुछ बहुत दूर है। ओके, तो कुछ कार्टिंग या फिर कहीं से प्लेस करना पड़ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द कम्स ऑफ प्लेस ऑफ वर्क। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं कि अपनी साइट में बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं जो लाइक अगर हमारी साइट्स थोड़ा सा ऐसा दूर पे और जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़ा लाइक 100 या 50 मीटर ऐसा कुछ दूरी पे है। अब होता क्या है कि हमने कहीं पे ब्रिक्स जो है वो स्टैक करवाए हुए हैं, तो वहां से वहां तक लाने के लिए हमको कुछ एक प्लेस ऑफ वर्क, लाइक कि वहां से वहां तक प्लेसिंग के लिए हमको कुछ एक कार्टिंग या किसी को ऐसे लेबर पर्सन के लिए जो यूज करना पड़ेगा, तो दैट इज कम अंडर प्लेस ऑफ वर्क कि हमारा उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। देन नेचर ऑफ वर्क। ओके, तो जैसे क्या होता है कि अगर हमारा कोई छोटा काम है तो आइटम के रेट थोड़े ज्यादा लगते हैं प्रोडक्ट्स के, बट अगर हम लार्ज अमाउंट में लेते हैं तो वो जो रेट्स हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं, लेस होते हैं कंपेरेटिवली। तो नेचर ऑफ वर्क भी मैटर करता है। कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसी है दो लोगों के बीच में, देन प्रॉफिट कितना होता है, कॉन्ट्रैक्टर कितना चार्ज कर रहा है, ये इसके ऊपर भी रेट जो है वो डिपेंड करता है। ओके, देन स्पेसिफिकेशन, कैसा प्रोडक्ट का या आइटम का कैसा स्पेसिफाइड है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है रेट किधर जाएगा, हायर साइड या फिर। ओके, देन साइट की कंडीशंस कैसी हैं, ओके, उनके ऊपर डिपेंड करता है। देन आफ्टर दैट देयर आर सम मिसलेनियस खर्चे, मतलब लाइक कुछ डिपेंड अपॉन इट कि कोई स्किल या नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रिसीजन, जजमेंट ऑफ बेसिस पे कुछ मिसलेनियस खर्चे जो है हम लोग क्लाइमेटिक कंडीशन, किसी रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिफॉर्म या कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट की जो टाइम का है उसमें जो कुछ खर्चे जो होते हैं हमारे रेट्स जो है उन पे भी वो इफेक्ट आता है। ओके, अब इम्पोर्टेंस क्या है और एसेंशियल्स क्या है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे हमें एक एक क्लियर इमेज मिल जाती है कि हमारा उस पर्टिकुलर आइटम का उसके पीछे कितना रेट है। ओके, तो अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझे, तो अगर हम किसी जगह पे ब्रिक वर्क करना है तो हम जब उससे ब्रिक की बात पूछते हैं कि कितना रेट है, तो एक्चुअल में वो उसके ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग का रेट होता है कि उसको इतना खर्चा आया विद प्रॉफिट। बट हमको तो उसको ब्रिक वर्क में जब कन्वर्ट करना है, लाइक ब्रिक या वॉल या कुछ भी कन्वर्ट करना है या फाउंडेशन पुटिंग वटेवर, तो हमारे जो एक्सपेंसेस होंगे कंपैरेटिवली, जो रिटर्न एनालिसिस होगा वो कंपैरेटिवली अलग होगा। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ द बिग प्राइस वी आर नॉट टोटली डिफाइंड कि हाँ हमारा भी यही रेट या सेम रेट होगा।
तो एक हमको क्लियर इमेज मिलती है फॉर द कंस्ट्रक्शन कि हाँ हमारा एक पर यूनिट या पर जो भी है हमारा इतना, जो हमको एक क्लियर इमेज मिलेगा कि इतना रेट होगा उस चीज को कास्टिंग करने में। ओके, सो देयर आर सम एसेंशियल। तो फर्स्टली कि हमको एक गुड नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, और हम अपनी ट्रेड के साथ बहुत फैमिलियर होना चाहिए, जो बंदा एसेंशियल मतलब रेट एनालिसिस कर रहा है या जो भी। देन उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड इक्विपमेंट सबकी नॉलेज होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। देन लेबर का आउटपुट, जो कि हम अभी आगे देखेंगे, टास्क वर्क फर्स्ट डे फॉर द स्टेट, उस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द शेड्यूल ऑफ रेट। तो एसओआर बेसिकली इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो एसओआर एक टाइप का डॉक्यूमेंट्स होता है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक लार्ज कंसर्न को लेकर के पब्लिक बॉडीज में होता है। अ, इसका काम क्या होता है कि ये जो है ना, ये डिसाइड करता है कि क्या रेट होगा, किस टाइप के वर्क का या किस टाइप के मटेरियल कंस्ट्रक्शन वर्क का जो रेट है वो पर्टिकुलरली क्या होगा। और जो ये डॉक्यूमेंट है ये हर एक गवर्निंग बॉडी अपना अपना अलग अलग भी बनाती है। जैसे अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी इसका काम करती है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वो देखती है वो। और देन जो लोकल लेवल पे होता है या स्टेट लेवल पे वो पीडब्ल्यूडी, या फिर इंडिविजुअली जो कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने एसओआर जो है रिलीज करते हैं। तो ये टाइम टू टाइम रिवीजन होता रहता है। तो इसमें जो है आइटम वाइज यूनिट वाइज जो है रेट हमारे पूरे लिस्टेड होते हैं। दिस इज अ बेसिकली बुक एसओआर, जिसमें सारे रेट हमारे मेंशन होते हैं। ओके, और इन्हीं के रेटेड के बेसिस पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर और उनके रेटेड का जो है वो मैचिंग करते हैं, लाइक कि क्या चीज का किसने कोटेशन में क्या चार्जेस किए लगाए हैं या जो भी है वट। तो एसओआर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड टास्क के बारे में बात करेंगे। ओके, तो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है कि ऑप्टिमम ऑप्टिमम कॉस्ट जो किसी भी मटेरियल की, लेबर की, सुपरविजन की या इक्विपमेंट को होने के लिए होती है वर्कआउट, इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड कॉस्ट। लाइक सिंपल चीज कि अगर हम कोई लेबर हायर कर रहे हैं तो उसकी एक स्टैंडर्ड वेजेस या जो भी है तो उस पे हायर करना, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर लेबर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ना बहुत हाई हो ना बहुत लो हो, दैट इज कॉल्ड द ऑप्टिमम कॉस्ट जो होती है उसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बोलते हैं। देन द सेकंड वन इज कॉल्ड द टास्क वर्क पर डे। अब इसको मैं थोड़ा आपको अलग तरीके से बताता हूँ। द फर्स्ट थिंग, अगर हम कोई एक ब्रिक वॉल जो है वो बना रहे हैं, तो उस ब्रिक वॉल को बनाने में हमको एक मेसन या दो मेसन, डिपेंड अपॉन ब्रिक वॉल, और प्लस दो तीन लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिकॉज वो पेस्ट बनाएंगे स्लरी सीमेंट का, देन उससे फिर थ्रू ब्रिक वॉल वो ब्रिक उठाएंगे, देन जो मेसन होगा वो उसको जोड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो किसी एक ब्रिक वॉल को बनाने में लमसम एक मेसन और एक लेबर इनका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो हाउ कैन वी डिफाइन कि अ, किसका कितना काम अलॉटेड होगा, कितना क्या करेगा। तो इसकी जो पूरी लिस्ट है कि किस टाइप का कैटेगरी का वर्कर कितना काम एक दिन में क्या करेगा, ये एक पीडब्ल्यूडी या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स में एक लिस्टेड होता है कि एक जो लेबर होगा ये इतने एक क्यूबिक मीटर या इतने स्क्वायर मीटर के प्लास्टर करेगा, इतना क्यूबिक मीटर का जो है वो वर्क करेगा। तो कितने दिन कितने किस दिन में कितना काम करेगा, और उसका वर्क आवर 8 घंटे का जो होता है उसमें वो कितना वो वर्कलोड लेगा। ये जो टास्क है हमारा इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में टास्क वर्क पर डे के नाम से बोलते हैं। ओके, और इसको जो है पीडब्ल्यूडी ने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट अवर इज द मैथमेटिकल पार्ट। तो यहाँ से हम थोड़े तीन चार एग्जांपल्स देखेंगे कि जब भी कोई हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो डेटा एनालिसिस के लिए हमारी टेबल होती है। उस टेबल को समझने से पहले यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिक्स की हुई है उसको हम लोग समझते हैं। लाइक अगर हमको कोई पीसीसी का कंस्ट्रक्शन करना है और उसका जो रेशियो है प्रपोर्शन का, दैट इज 1:2:4। तो ये मैनुअली है, मतलब हम इसमें मैथनाइज कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, तो मैनुअली लिखा है। तो हमारा उसका रेट एनालिसिस समथिंग क्या होगा। तो इसमें हमने जो सबसे पहली चीज की है, तो वेट पीसीसी का हमने एग्जांपल लिया कि हमें 10 मीटर क्यूब जो है कास्ट करना है। तो अगर हमें 10 मीटर वेट पीसीसी यानी हार्ड पीसी चाहिए, तो उसके लिए हमको ड्राई पीसीसी जो है वो जो पाउडर फॉर्मेट है वो हमको लमसम जो है जो मतलब हाफ से ज्यादा हो वो पोर्शन लेना पड़ेगा, लेकिन फैक्टर जो है वो इट्स ए
1.54, यानी कि हमको 1.54 से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू आएगी वो 15.4, यानी कि अगर हमको 10 मीटर क्यूब पीसीसी का पेस्ट हार्डन करना है तो हमको 15.4 ड्राई पेस्ट चाहिए, ड्राई पाउडर चाहिए, सॉरी नॉट पेस्ट। तो 15.4 मीटर क्यूब हमको चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। तो अब हमारी जो एनालिसिस होगी 10 मीटर क्यूब को पेस्ट को के लिए, तो वो हमको 15.4 ड्राई पेस्ट के लिए करनी पड़ेगी। अब 15.4 मीटर क्यूब और ड्राई पीसीसी के पेस्ट को के लिए हमको तीन मटेरियल के रिक्वायर्ड है, दैट इज द सीमेंट, सैंड एंड क्रश। तो क्रश मीन्स लाइक एग्रीगेट्स विल से, मतलब फाइन वैसा। तो अब जो प्रपोर्शन है तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 1 इज फॉर सीमेंट, 2 फॉर सैंड एंड 4 फॉर क्रश। तो 1 जो है for cement, to 1 for this factor. 15 for 4 is the total amount. 7 is the total, 4 2 plus 6 plus 7 part. तो ये एक proportionate part निकालने के लिए वैल्यू है। एंड द 0.035 इज द फैक्टर कि हम इतने सीमेंट जो हम चूंकि यहाँ पे क्वांटिटी बैग में कर रहे हैं, और जो वहाँ एक्चुअल में सीमेंट जब हम इसमें प्रोपोर्शनेट यूज करेंगे तो यहाँ केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से करेंगे। तो इसलिए तो ये क्या है एक्चुअली कि एक बैग में इतने मीटर क्यूब जो है वो कास्ट होता है। तो इसलिए इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यहाँ पे ऐड किया गया है, ताकि हम जो नंबर ऑफ बैग्स है वो डायरेक्ट निकाल सकें। तो अगर हमें 15.4 मीटर क्यूब ड्राई पाउडर बनाना है पीसी का, तो हमको 62.8 बैग लमसम लगेंगे। ओके, देन सैंड जो है वो सेम 4.4 मीटर क्यूब। वो ऐसे आएगा 4.4, क्योंकि 15.4 का जो पार्ट होगा, सॉरी या 15.4 का जो पार्ट होगा दैट इज द टू पार्ट, तो दैट इज कम्स अंडर 4.4 बिकॉज वन पार्ट ऑफ द पीसीसी जो है सीमेंट, एंड टू पार्ट जो होगा हमारा 4.4। लाइक जो एक पार्ट हमारा आ रहा है दैट इज द 2.2। ओके, तो उस हिसाब से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2.2 दैट इज कम्स वैल्यू 4.4 मीटर क्यूब। द सेम थिंग 4, तो जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो द फोर पार्ट चूंकि हम क्रश यूज कर रहे हैं तो इट्स 8.8 मीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे मटेरियल का जो है हमारा सारी वैल्यूज क्लियर हो गई। देन हम लेबर की बात करते हैं कि 0.1 इज इक्वल टू 1 डे के हम वैल्यू लेके चल रहे हैं ऐसा। ओके, वाटरमैन इज 2.13 डे, तो 21.3 days, labor 0.7 days, so 0.7 into 10 plus 15.4 by 2, it's a 8.89 days लेबर का जो है चार्जेस वो लेकर के चल रहे हैं। ओके, टाइम, ओके ओके, सो दिस इज द टाइम नॉट डेज, बेसिकली वो कर रहे हैं 8.89 डेज। तो अब उसको उन्होंने एक्चुअली आवर जैसा कन्वर्ट किया है। ओके, देन मशीनरी के लिए हम लोगों ने वाइब्रेटर 1 आवर फॉर 10, तो उसका जो फैक्टर आया 0.125। ओके, अब इसको हम लोग टेबल में देखते हैं। तो पहले मटेरियल सेक्शंस में देखते हैं, तो क्वांटिटी है, देन यूनिट, देन टाइम, तो टाइम इससे रिलेवेंट नहीं है, देन रेट। तो रेट इज द पर बैग है, नॉट कम्प्लीटली, तो देन वी मल्टीप्लाई फ्रॉम क्वांटिटी टू रेट। तो हमको जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वो फॉर दिस फॉर सीमेंट, दिस फॉर सैंड, दिस फॉर क्रश। देन मैन पावर की बात करें तो क्वांटिटी एक 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 यूज की गई है, तो उसमें जो टाइम है वो 1। तो लाइक अगर 600 जो है वो पूरे 1 डे के लिए लिया हम लोगों ने 1, तो दैट इज कॉल्ड द 600। ओके, वाटरमैन जो कि पानी डालेगा, तो देन 21.3। ओके, तो 1.50 के थ्रू से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो देन 31 पॉइंट। लेबर के चार्जेस 8.89 से इसको 2 पॉइंट, सॉरी इसको 250 के रेट्स के साथ में मल्टीप्लाई किया, तो देन इट्स फाइनल अमाउंट। मशीनरी का द सेम थिंग, उसके से थ्रू मल्टीप्लाई किया। तो अब जो टोटल एक्सपेंसेस है जो कि हमारा खाली मटेरियल देखा जाए तो हमारा मेजर फैक्टर का है। ओके, लिटिल बिट बचने, तो वो जो हमारा ये कंप्लीट आया। अब हमें मिसलेनियस जो कि माइनर पार्ट है, तो मिसल में हमने फर्स्टली वाटर चार्जेस ऐड किया, सनराइज जिसको हम लोग मिसलेनियस चार्जेस बहुत सारे छोटे छोटे लाइक बाइंडिंग वायर ये सब जो यूज होता है उसको हम लोग सनराइज बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। ओके, वो लगभग 7.5% ऑफ द कॉस्ट उसको लगाया। ठीक है, कॉस्ट विदाउट द प्रॉफिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर हम अभी कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ना जोड़े तो हमको 10 मीटर क्यूब पीसीसी कास्ट करने के लिए अभी इतना अमाउंट चाहिए। आफ्टर द एडिंग of the amount, total amount is this for 10 meter cube. Okay, then for 1 meter cube divided by 10, so we got a uh, amount for costing of 1 meter
cube of PCC. Proportionate ratio is the 1:2:4. Then अगर हम इसको अलग यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें, फिर then multiply the fact or dividing the factor of the converting factor. So then we got the point in the value in the form of the 1 cubic feet. Okay, so this is the first example. Second example, PCC 1:3:6. So the same, everything is the same. Then just simply हम लोगों को 1:2:4 था, तो then हम लोग को यहाँ पे 7 पार्ट हो रहे थे. देन अभी इस केस में 10 पार्ट हो जाएंगे, तो हमको जो भी हमारा 15.4 है डिवाइडेड बाई 10 करेंगे, सो दैट द पॉइंट इज द 1.54. तो ये हमारा वो एक पार्ट मिल जाएगा. तो वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.54 इंटू 3, 1.54 इंटू 6, तो हमको ये अमाउंट मिल जाएगा. देन द होल थिंग आर द सेम. बस यहाँ पे हमने जो है यहाँ वाइब्रेटर चार्ज नहीं लिखा है, बट यहाँ पे ऑलरेडी हमने ऐड किया है. तो जस्ट ओनली प्रोपोर्शनल रेशियो जो है हमारा इस एग्जांपल में चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ जो है वो सेम है. तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी कुछ वैल्यू कैलकुलेशंस चेंज हुई. ओके, द सेम 1:4:8. ओके, 3. तो यहाँ पे भी ओनली खाली प्रपोर्शंस चेंज हो रहे हैं, तो बाकी सब चीज सेम है. स्टेप्स हमारे तो वो सेम आएगा. ओके, अब यहाँ पे मैनुअल था, यहाँ मैकेनिकल है. तो मैकेनिकल में क्या है, बेसिकली पहले वाइब्रेटर्स खाली यूज करे थे जो कि कॉमन है, लेकिन अब इसमें क्या है, कंक्रीट मिक्सर और प्लस लिफ्ट अरेंजमेंट, उनको उठाना, तो वो भी हमारा इसमें ऐड हो गया. तो अब उसके जो खर्चे हैं वो हमने यहाँ पे अलग अलग दिखाया है, कंक्रीट मिक्सर एंड लिफ्ट अरेंजमेंट. ओके, तो ये एक पार्ट हमारा ऐड हो गया अगर हम मैकेनिकल कुछ यूज करते हैं मशीनरी. सेम फॉर आरसीसी. तो अब आरसीसी के लिए वेट आरसीसी द सेम फैक्टर 1.50 गॉट ऑफ 15. देन सीमेंट बैग हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे. देन वी एडेड द पार्ट. और स्टील जो है उसका हम 1% वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट जो है वो निकालेंगे, लेकिन 1% फ्रॉम द 10 मीटर क्यूब, क्योंकि हम हार्डन कंक्रीट से ले रहे हैं. ओके, तो उसके बाद हमारा जो डेंसिटी होता है वो 7850 होता है 1 मीटर क्यूब के हिसाब से. तो हम वो चीज जो है इसमें मल्टीप्लाई करके हम लोग ले लेंगे 785 kg. ओके, तो स्टील का जो है हमको ये मिल गया. देन लेबर, देन मशीनरी. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टील का है 785 kg, तो यहाँ पे ये एक वैल्यू और ऐड हो गई आरसीसी की कास्टिंग के लिए. ओके, देन मैन पावर. तो मैन पावर में यहाँ स्टील कटर, क्योंकि हम स्टील कवर कर रहे हैं, और स्टील फिक्सर, ये दो टाइप ऑफ लेबर्स ऐड हो गए. ओके, देन मशीनरी सेम है. ओके, देन इसके बाद मिसलेनियस. यहाँ तक हमारी टोटल कॉस्ट आई है विदाउट एनी प्रॉफिट, विदाउट माइनर फैक्टर. देन आफ्टर दैट माइनर फैक्टर, देन प्रॉफिट, एंड देन देयर लास्ट टू रोज आर रिप्रेजेंटिंग टू द 1 मीटर क्यूब ऑफ कास्टिंग आरसीसी एंड द 1 फीट क्यूब, तो 1 cubic feet. Okay, so these are the final values. Okay, again this is the RCC 1:1.5:3 ratio. तो सेम थिंग है, बस वैल्यूज जो है हमारी यहाँ बदल गई, बट यहाँ पे हमने स्टील जो है वो 2% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट लिया है. तो 7850 का जस्ट डबल करके डिवाइडेड बाय 10, तो यानी कि जो हमारी वैल्यू है वो 1570 हो गई है केजी में. तो दैट अमाउंट जो है वो हमारा रेशियो बढ़ गया है. ओके, तो द सेम एग्जांपल. ओके, अब हम लोग शटरिंग का देखते हैं. शटरिंग में दो चीजें हैं, वुड की देखेंगे और शटरिंग, ये प्लेट्स का है. सॉरी फॉर यहाँ पे मैंने वुड लिखा है, बट एक्चुअली में इट्स अ प्लेट. ओके, कास्टिंग प्लेट वाला. तो यहाँ पे फर्स्टली जो है कारपेंटर और लेबर चार्जेस ऐड किए गए हैं. देन जो शटरिंग प्लेट का रेट है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 10 मीटर के हिसाब से कितने दिन तक के लिए है, तो वो हमने यहाँ पे अमाउंट जो है मेंशन किया. आफ्टर दैट ये हमारा टोटल अमाउंट. देन आफ्टर दैट सनराइज यानी कि मिसलेनियस जो हमारे अदर्स एक्सपेंसेस होंगे वो इसमें. देन विदाउट प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट. देन कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट आएगा दैट इज द फॉर द स्टील शटरिंग. ओके, ओके, सो आफ्टर द स्टील शटरिंग, देन उसको हम लोगों ने फिट के कन्वर्जन के हिसाब से डिवाइड कर दिया. सो द सेम थिंग इज फॉलो विद द रेट ऑफ द चेंज. ओके, तो यहाँ पे 269 स्क्वायर फीट. ओके, so this is the example for the rate analysis of the shuttle. Okay,
So these are the references I have taken to compile this presentation. The first one is the authored by the Rambwala Estimation, Costing and Valuation. The second one is from of the B.N. Datta Estimation, Costing and Civil Engineering. And the third one is the Dr. Roshan Islamawati. The title is the Professional Practice. So thank you so much. And if you have any query, then please comment it. Surely I will give the answer, respond. Okay. So, and if you want this presentation, I will provide a Google Drive link so you can access that link and you can refer that presentation. Okay. Thank you. Thank you so much.